हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। बात करेंगे इस वीडियो में इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के ऊपर। अब दोस्तों, कैबिनेट मीटिंग हुई, उसका आउटकम आ चुका है। इस वीडियो में हम लोग वो जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले कैबिनेट ने क्या अप्रूव किया मैं आपको बताता हूँ। ये देख सकते हो, कैबिनेट ने यहाँ पर अप्रूव किया 4 रेलवे प्रोजेक्ट जिसका कॉस्टिंग है 9,500 करोड़ रुपए। बड़ा प्रोजेक्ट है, 9,500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट कैबिनेट मीटिंग के अंदर इसको अप्रूव किया गया सरकार के द्वारा। सेकंड चीज, जो बिहार का हाईवे प्रोजेक्ट है उसको भी अप्रूव किया सरकार ने, 3,590 करोड़ रुपए। अब दोस्तों, मैं आपको क्विकली बता देता हूँ कि रेलवे का कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट है। तो सबसे पहले आप देखोगे, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है 4 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट जो कवर करेगा लगभग 8 डिस्ट्रिक्ट को, जिसमें आता है वेस्ट बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, जिसका कंबाइन एस्टीमेट कॉस्ट है 9,450 करोड़ रुपए, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। सेकेंड चीज क्या है ना कि प्रोजेक्ट ऐड करेगा 410 किलोमीटर का 410 किलोमीटर का इंडियन रेलवे का नेटवर्क। अब आपको पता ही है कि जो इंडियन रेलवे का नेटवर्क है वो बड़ा नेटवर्क है, तो उसमें और 410 किलोमीटर के नए रूट्स ऐड होने वाले, नए रास्ते ऐड होने वाले। सेकेंड चीज क्या है ना कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा 2030-2031 तक। यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इसमें से जो 3 प्रोजेक्ट है जिसको हमने अप्रूव किया है रेलवे प्रोजेक्ट, वो लोकेटेड है हावड़ा और चेन्नई रूट पे। हावड़ा यानी वेस्ट बंगाल और चेन्नई के बीच में जो रूट है उस पे 3 प्रोजेक्ट है। जो चौथा प्रोजेक्ट है वो है पारादीप और कटक सेक्शन के बीच में। तो यहाँ पर 3 प्रोजेक्ट वेस्ट बंगाल और चेन्नई को कनेक्ट कर रहे हैं और एक प्रोजेक्ट जो है वो पारादीप कटक से कनेक्ट कर रहा है। तो इस तरीके से सरकार ने रेलवे प्रोजेक्ट्स को कनेक्ट किया है। उसके बाद देखोगे यहाँ पर कि जो काम है हावड़ा चेन्नई मेन रेलवे लाइन का, वो दोस्तों यहाँ पर शुरू बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद देख सकते हो एक्सप्लेन किया कि भाई जो कॉरिडोर है, अश्विनी वैष्णव ने जो रेलवे कॉरिडोर है उसको एक्सप्लेन करते हुए ये बताया कि अगर हम लोग समझ जाए, इफ़ वी अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द फर्स्ट सेट ऑफ प्रोजेक्ट, यानी जो पहला सेट ऑफ प्रोजेक्ट है जिसका हावड़ा चेन्नई रूट है, उसको अगर हम लोग अच्छे से समझ जाए, उसका महत्व को अच्छे से समझ जाए, तो हमें पता चलेगा कि कितनी इम्पॉर्टेंट और मेन लाइन है वेस्ट बंगाल को चेन्नई से कनेक्ट करना। उन्होंने कहा कि हावड़ा चेन्नई का जो रूट है वो अल्टीमेटली अगर कंप्लीट हो गया, उसके 4 लाइन कॉन्फ़िगरेशन है, अगर वो कंप्लीट हो गए, वो अलाउ करेगा ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन ऑपरेट कर पाए उस रूट पे। सेकेंड चीज़, हमारा जो कार्गो का मूवमेंट है वो काफ़ी आसान हो जाएगा, जिससे मेंटेनेंस काफ़ी आसान रहेगा, मेन स्ट्रीम में लोग अच्छा बिजनेस कर पाएंगे, बिकॉज हावड़ा से चेन्नई जाना बड़ा आसान होगा, उनका जो प्रोडक्ट है उसको भी पहुंचाना बड़ा आसान होगा। तो मुझे लगता है कि एक बढ़िया डिसीजन है, एक अच्छा डिसीजन लिया कैबिनेट ने, क्योंकि जितना ज़्यादा हम लोग अपने रेलवे नेटवर्क को इम्प्रूव करेंगे, अपने फ्रिट के बिजनेस को इम्प्रूव करेंगे, उतना ही ज़्यादा इंडियन रेलवे और इंडियन रेलवे की कंपनीज़ के लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है। और आईआरएफसी के लिए भी बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि उनके पास एक फाइनेंसिंग अपॉर्चुनिटी दोबारा से आ चुकी है। फाइनेंसिंग अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है कि सरकार अगर कोई भी टेंडर निकाल रही है, अब वो टेंडर निकालेगी, अब जैसे ये निकाला है कि भाई 13,500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी है कि अभी ये प्रोजेक्ट का टेंडर कौन भरेगा? आरबीएनएल कहेगा मैं भरूंगा, आयरकॉन है, रेलटेल है, ये कंपनी टेंडर भरेंगी। और उसके बाद क्या होगा, ये कंपनी आईआरएफसी के पास जाएगी कि हमें क्या चाहिए, लोन चाहिए, तो आईआरएफसी इनको लोन देगा और इनके रिटर्न में क्या चार्ज करेगा, इंटरेस्ट चार्ज करेगा, जो कि फाइनेंशियल कंपनी करती है, जो कि एनबीएफसी करती है, वही आईआरएफसी करने वाला है। तो कोई भी रेलवे प्रोजेक्ट आए, उससे इनडायरेक्टली आप कह सकते हो कि आईआरएफसी का बेनिफिट होता ही है, बिकॉज यही कंपनी रेलवे सेक्टर की सभी कंपनीज को फंडिंग देती है। तो इस वजह से इस कंपनी का भी बेनिफिट है ये सभी प्रोजेक्ट्स के अंदर। अब दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, आप ये चीज़ देख लो कि वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, क्योंकि इसकी जो कंपटीशन वाली कंपनी है, इसके जो कंपटीटर है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, आरईसी लिमिटेड,
इनका वैल्यूएशन आप देखो 4.78 का वैल्यूएशन है पीएफसी का, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का। आरईसी लिमिटेड का अगर आप देखोगे 5.62 का वैल्यूएशन है। तो आरईसी लिमिटेड का भी वैल्यूएशन आईआरएफसी के कंपेयर में अगर आप देखोगे लगभग 10 गुना कम है, यानी 10x वैल्यूएशन आरईसी लिमिटेड और पीएफसी का आईआरएफसी से कम है। और उनका मार्केट कैप देख लो, उनका क्वार्टरली नेट प्रॉफिट देख लो, आईआरएफसी से 10x गुना ज़्यादा है। तो ये डिफरेंस होता है। तो मुझे लगता है कि जब तक आईआरएफसी ऐसे नेट प्रॉफिट पे नहीं पहुंचती, इसको पहुंचना बड़ा मुश्किल है आईआरएफसी के लिए, क्योंकि अभी सिर्फ 1900 करोड़ का नेट प्रॉफिट करती है। आईआरएफसी को 9000 करोड़ या 5000 करोड़ के नेट प्रॉफिट पे पहुंचने के लिए बड़ा समय लग सकता है। तो ये चीज़ कंपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल है इन कंपनी से, लेकिन वैल्यूएशन को तो हम लोग सस्ता बना सकते हैं, अच्छा ज़्यादा प्रॉफिट करके, ईपीएस को बढ़ा के, वैल्यूएशन को सेटल करके। क्योंकि करंटली ईपीएस अगर मैं आपको बताऊं आईआरएफसी का, वो है 5 रुपये 36 पैसे का। अब जितना ज़्यादा ईपीएस होगा उतना ज़्यादा जो वैल्यूएशन है, जो प्राइस टू अर्निंग रेशो है, वो क्या होगा, नीचे आएगा। वैल्यूएशन सेटल होगा, वैल्यूएशन गिरेगा। तो अगर ये 10 का पी हो गया ना, तो इसका वैल्यूएशन और नीचे आ जाएगा। 10 का पी हो गया तो वैल्यूएशन 12 या 11 पर आ जाएगा, 12 या 11 के पी पे आएगा। अभी कितने पर है, 15.5 पर है ना, 15.56 पर है आई थिंक। इसको देख ही लेते ना एक बार, ये है 15.5 पे। तो ये 10 या 11 पर आ जाएगा अगर आईआरएफसी का ईयरली बेसिस का जो अर्निंग पर शेयर है वो अगर आ जाता है 10 रुपीज़ के आसपास, जो कि अभी 5 रुपये 36 पैसे है। 10 रुपये पे अगर वो आ जाता है तो उसका वैल्यूएशन ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। उसके बाद अगर 15 रुपये ईपीएस हो जाता है सालाना, तो इसका ईपीएस जो, इसका पी रेशो जो है वो आपको 4 या 5 का देखने को मिलेगा, जिसके बाद शेयर का प्राइस रॉकेट बन सकता है। अब रॉकेट से याद आया, टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस करना ज़रूरी है। तो दोस्तों एक ये सबसे पहले मंथली चार्ट है, यहाँ पर देख सकते हो, यानी एक कैंडल रिप्रेजेंट करती है, इस तरीके से कैंडल होती है। ये आपको एक महीने का डेटा बताती है, एक मंथ का डेटा बताती है कि एक महीने में आईआरएफसी ने क्या किया। अब फॉर एन एग्जाम्पल, मंथली चार्ट को भूल जाओ, सारी चीज़ों को भूल जाओ। अगर आप देखोगे आईआरएफसी बिल्कुल साइडवेज था, ये देख सकते हो, साइडवेज था। एक जोन का ब्रेकआउट आता है, शेयर ऊपर जाता है, फिर थोड़ा साइडवेज होता है, इस जोन का ब्रेकआउट आता है, शेयर ऊपर चला जाता है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ना, मंथली चार्ट पे जो ऑर्डर ब्लॉक है वो भी सेम ऑर्डर ब्लॉक है, लगभग 75 रुपीज़ का। अभी शेयर कौन से रुपीज़ के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, 84। यानी यहाँ से जो आईआरएफसी है वो एटलीस्ट, जैसा मैंने आपको कल बताया था, इस ऑर्डर ब्लॉक पे टैप कर सकता है। यानी 10, 11, 12% का करेक्शन आपको यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बेस ऑन टेक्निकल एनालिसिस। लेकिन नीचे क्रूशियल सपोर्ट है, जो कि है दोस्तों 65 रुपीज़ का, 65 रुपीज़ का। तो सिनेरियो बनाना है, सिनेरियो कैसे बना सकते हैं। सबसे पहली चीज़, यहाँ पर देखूंगा कोई रिट्रेसमेंट है, मुझे दिख रहा है कि भाई रिट्रेसमेंट हो कभी। तो यहाँ से एक नया मूव आया था, इसको पहले हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ से नया मूव आया था, नया मूव यहाँ तक गया था, इसको हम लोग ऐसे मार्क कर ले या तो फिर ऐसे मार्क कर लो। बस ऐसे भी अगर आप मार्क करोगे ना दोस्तों, तो आप देखोगे जो गोल्डन जोन होता है उसका ब्रेकडाउन आ गया। जैसे 50% रिट्रेसमेंट 112 पर था, उसका ब्रेकडाउन आ गया। 60% रिट्रेसमेंट था आपका 93 रुपीज़ पे, उसका ब्रेकडाउन आ गया। अभी ये कोशिश कर रहा है कि एटलीस्ट या तो ऑर्डर ब्लॉक या तो ये सपोर्ट लेवल जो है 70% का रिट्रेसमेंट, 70% का रिट्रेसमेंट, तो ये लेवल टच करने की ये कोशिश करेगा। अगर मैं लेवल आपको बता दूं, ये लेवल है आपका 65 का, ये है 75 का। तो आप पहला सपोर्ट ले सकते हो 75 का, वो ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम करेगा। अगर वो ब्रेकडाउन दे देता है तो 65 का एक सपोर्ट यहाँ पर रहेगा। ऊपर पहला टारगेट इस हाई का होगा 108 रुपये का, सेकंड हाई का सेकंड टारगेट 138, तीसरा हाई का टारगेट होगा 149, चौथा टारगेट होगा 167, पांचवा टारगेट सीधे 230 रुपये का। तो इस तरीके से मार्केट में काम किया जाता है। मार्केट में छोटे छोटे टारगेट्स के ऊपर काम करना ज़रूरी है। सो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।